नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे हमने काइनेमेटिक्स में इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, क्या क्या इक्वेशन थी? पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और फोर्थ इक्वेशन थी nth सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस के लिए एस nth इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। इसमें a का मतलब एक्सेलरेशन है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और t का मतलब टाइम है। ठीक है, ये सारी टर्म्स इसके अंदर होती है। अब अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके लिए भी हम कुछ इक्वेशंस यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। उसमें क्या होगा कि मान लो कि कोई पार्टिकल रोटेट हो रहा है, किसी सर्कल पे घूम रहा है, सपोज करो किसी सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल घूम रहा है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा 1 है, कुछ टाइम बाद में इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा 2 और इसमें टाइम लग रहा है टी, और मान लो इस पार्टिकल के ऊपर एंगुलर एक्सीलरेशन काम कर रहा है अल्फा, और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा मान लो कुछ टाइम बाद में यहाँ पे पहुंच गया तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है थीटा। तो इन सब में जो रिलेशन होगा उन्हीं को हम बोलेंगे इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे इससे कंपेयर करके आप इजीली इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन आप लिख सकते हो। जैसे पहली इक्वेशन लिखेंगे, जैसे ये v का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सीलरेशन, t का मतलब टाइम। बस एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, टाइम की जगह टाइम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन में लिखूंगा ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस एल्फा टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उससे कंपेयर करके हमने ये इक्वेशन लिख दी। ओमेगा 2 इक्वल टू होगा ओमेगा 1 प्लस एल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? सेकेंड इक्वेशन कंपेयर करके बताओ, ये होगी थीटा एंगुलर, देखो डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो बनेगा थीटा इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी देख के बताओ, ये बनेगी ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 एल्फा थीटा, ये थर्ड इक्वेशन है। ऐसे फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी? वो nth सेकंड में ट्रेवल किए गए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए होगी थीटा nth, ये बराबर होगा ओमेगा 1 प्लस हाफ एल्फा, ए की जगह एल्फा आएगा इंटू 2n माइनस 1। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन बने कि एक पार्टिकल पहले इतनी एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा था, बाद में इतने टाइम बाद में उसके एंगुलर वेलोसिटी इतनी हो गई, तो बताओ उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या उस पर एंगुलर एक्सीलरेशन कितना काम कर रहा है। ये सारी चीजें हम इन इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम इन इक्वेशंस को यूज कर पाएंगे। जैसे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में ये जरूरी है कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हो, है ना। अदरवाइज हम यूज नहीं कर पाते, फिर हमको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ता है। ठीक, तो ये चारों इक्वेशन याद कर लेना, ये अपने काम आएंगी आगे। इसके बाद में आता है फिर नेक्स्ट टॉर्क। अब टॉर्क का मतलब क्या है? देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से अगर वो चीज घूमने लग जाती है तो हम बोलते हैं कि इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। टॉर्क का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। टॉर्क का काम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। टॉर्क फोर्स की वजह से ही प्रोड्यूस होगा, तो फोर्स तो आएगा ही फॉर्मूले में, और क्या चीजें आएंगी वो देखते हैं। मान लो कि ये कोई पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी r डिस्टेंस के ऊपर है, और अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर r। जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से कितना दूर है? r डिस्टेंस पे है, और अगर ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए, ये ओरिजिन है यहाँ पे, इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए अगर इस पार्टिकल की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे r वेक्टर, जो कि होगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जिस पॉइंट पे पार्टिकल रखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r। अब इसके ऊपर हमने कोई f फोर्स अप्लाई किया ऊपर की तरफ मान लो, ठीक है, और जो इसका पोजीशन वेक्टर है उस डायरेक्शन से जो फोर्स है उसने एंगल बना रखा है थीटा। कितना एंगल बना रखा है? थीटा एंगल बना रखा है। जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है उससे फोर्स ने कितना एंगल बनाया?
थीटा एंगल बना रखा है। अब मैं इस फोर्स के कंपोनेंट करूंगा थोड़ा समझने के लिए, ताकि हमको ये समझ में आए कि कौन सा कंपोनेंट इस पार्टिकल को रोटेशनल मोशन करवाएगा। ठीक है, रोटेशनल मोशन कौन सा वाला कंपोनेंट करवा रहा है, ये समझने के लिए कंपोनेंट किए जा रहे हैं। तो एफ का थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट इधर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर, वो क्या आएगा, बोलो, एफ साइन थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। हमने एफ के दो कंपोनेंट कर लिए, थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट हमेशा कोस होता है और दूसरा वाला कंपोनेंट हमेशा साइन होता है, ये हम याद रखेंगे। ठीक है जी। अब एक चीज सोचो कि मान लो इस पार्टिकल को हमने एक रस्सी से बांध के यहाँ पे ओरिजिन पे बांधा हुआ है। अगर मैं इस पार्टिकल को एफ कॉस थीटा फोर्स से इधर खींचूंगा, क्या ये घूमने की कोशिश करेगा? नहीं, ये तो ऐसे खींचेगा, यहाँ पे लीनियर मोशन करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं इसी पार्टिकल को एफ साइन थीटा फोर्स से इस रस्सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको खींचूं, तो ये ऐसे रोटेट होने की कोशिश करेगा, ये किसी सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। आया समझ में? तो इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन फोर्स का कौन सा वाला कंपोनेंट करवा रहा है, एफ साइन थीटा। तो आपको क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है आर। आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी, पार्टिकल की उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो पार्टिकल है इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रोटेट किया जा रहा है, तो ओरिजिन से इस पार्टिकल की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको लिखना है पहले। तो इनटू क्या आएगा, फोर्स का वो कंपोनेंट जो इसको सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन करवाएगा, वो है एफ साइन थीटा। तो ये आ गया अपने पास में टॉर्क का फॉर्मूला। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टो इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखोगे तो टो इक्वल टू हम लिखेंगे आर क्रॉस एफ। क्या लिखेंगे इसको, टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ। कई बार क्वेश्चंस में आर आपको गिवन होता है, एफ आपको गिवन होता है और थीटा आपको गिवन होता है, तो ये फॉर्मूला लगा के आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये जो पोजीशन वेक्टर है ये आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में गिवन हो, फोर्स भी आपको आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में गिवन हो, और आपको टॉर्क पूछ ले, तो क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, उससे अपने पास क्या आएगा, टॉर्क की वैल्यू निकल के आएगी। कोई भी दो वेक्टर है ना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं, वो आपको पता होगा, तो उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर डायरेक्शन कैसे पता करेंगे टॉर्क की, तो इसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, और मुझे ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, इसकी डायरेक्शन पता करनी है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल ये बोलता है कि आप फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर कौन है यहाँ पे, ए वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को सीधा रखो और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ, तो थंब आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा जो ए क्रॉस बी से मिलेगा। ए की डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को सीधा रखते हुए सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना है, इधर से इधर घूमनी चाहिए फिंगर्स, ऐसे घुमाना है। तो थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वो क्या होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। आया समझ में? ठीक है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल यूज किया जाता है, तो वही हम टॉर्क की डायरेक्शन पता करने के लिए यूज करेंगे। जैसे यहां पे अगर टॉर्क की डायरेक्शन पता करनी है तो आर क्रॉस एफ करके देखो, आर की डायरेक्शन इधर है, एफ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो आर तो इधर हो गया, एफ ऊपर हो गया, तो आर से एफ की तरफ फिंगर्स को घुमाएंगे तो हम आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ये जो टॉर्क होता है ना, ये एक्चुअल में एक्सियल वेक्टर होता है। कौन सा वेक्टर होता है ये, एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। जैसे अगर ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा मान लो इस फोर्स की, इस कंपोनेंट की वजह से, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ओरिजिन से पास होगी, तो इस एक्सिस के अलोंग आएगा टॉर्क। आउटवर्ड आ सकता है, इनवर्ड आ सकता है, कोई भी एक डायरेक्शन में आएगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, आर क्रॉस एफ से। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन जैसे यहाँ पे आ रही है आउटवर्ड, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इसकी टॉर्क की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। एक चीज और आप याद रखो, अगर टॉर्क आप कैलकुलेट कर रहे हो तो अगर कोई भी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसके लिए टॉर्क पॉजिटिव माना जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई भी पार्टिकल घूम रहा है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके लिए टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव मानी जाएगी। और अगर कोई भी पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हो तो उसके लिए टॉर्क की डायरेक्शन नेगेटिव मानी जाती है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है इसके अंदर। ठीक,
और बाकी आर और एफ वेक्टर अगर आपको आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में गिवन हो तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या करना है, टॉर्क की डायरेक्शन या उसका मैग्नीट्यूड पता करना है। वेक्टर फॉर्म में डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे इसके लिए, वो हम आगे क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ऐसा यूनिट क्या होगी टॉर्क की, ऐसा यूनिट क्या होगी, तो आर मतलब पोजीशन वेक्टर जो कि मीटर में होगा, और फोर्स यानी कि न्यूटन, तो न्यूटन मीटर क्या हो गई, ऐसा यूनिट हो गई। टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक और चीज देखो, यहां पे टॉर्क का काम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। जैसे फोर्स का काम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना, लीनियर मोशन करवाना। यहां पे टॉर्क का काम क्या होगा, किसी भी चीज को रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन करवाना। तो जो काम फोर्स का था, जो काम फोर्स का था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में हमने सारी चीजें पढ़ी थी, वर्क एनर्जी पावर वाले टॉपिक में भी हमने काफी सारी चीजें पढ़ी है, उसमें फोर्स के कई फॉर्मूले आए थे। तो जो काम वहां पे फोर्स का था, वही काम रोटेशनल मोशन में किसका होगा, टॉर्क का होगा। ठीक है, जो काम फोर्स का होता है लीनियर मोशन के अंदर, वही काम रोटेशनल मोशन में किसका होगा, टॉर्क का होगा। जो काम मास का होता है ना, वो काम यहाँ पे रोटेशनल मोशन में किसका होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। तो जो फॉर्मूले आप यूज करोगे उनमें, जिनमें एम आ रहा होगा, एम मतलब मास, मास को आप रिप्लेस कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और जहां पे एफ आ रहा होगा फोर्स, वहां पे उसको रिप्लेस किया जा सकता है इससे, टॉर्क से। और एक्सीलरेशन को किससे रिप्लेस करेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन से, क्योंकि आप रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो मैं कुछ फॉर्मूले आपको कंपेयर करके बता रहा हूं जो आपके काम आएंगे आगे। जैसे हमने फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसको हम रोटेशनल मोशन में कैसे यूज करेंगे, तो फोर्स की जगह कौन आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। फोर्स की जगह कौन आ गया, टॉर्क आ गया देखो। और मास की जगह कौन आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। आ रही है बातें समझ में, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखो, फोर्स का ही दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, पढ़ा था क्या। तो मोमेंटम की जगह यहां पे आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल मोशन में मोमेंटम की जगह कौन ले लेता है, एंगुलर मोमेंटम। और फोर्स की जगह कौन आएगा, टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी एल बाई डी टी। एल का मतलब यहां पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख देंगे। ठीक है, अच्छा। फिर अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इक्वल टू क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल जिसपे एफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर जो इंस्टेंटेनियस पावर यूज की जा रही होगी उसका फॉर्मूला होगा एफ इंटू वी के बराबर। तो पावर की जगह तो पावर ही रहेगी, बस इसको रोटेशनल पावर बोल देंगे हम लोग। फोर्स की जगह कौन आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, और वेलोसिटी की जगह कौन आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, टो इंटू ओमेगा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये रोटेशनल पावर का फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही अगर आपको वर्क का फॉर्मूला देखना हो तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन के अंदर, रोटेशनल मोशन में जो वर्क हो रहा होगा, फोर्स की जगह कौन आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बोलो आया क्या समझ में। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कंपेयर करके मैंने बताए हैं, याद रखने में आसान होंगे। ठीक है, तो ये इनको याद कर लेना, ये हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें एक टर्म और आती है जिसको कपल फोर्स बोलते हैं। कपल फोर्स का मतलब होता है जब एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग के, जो कि बराबर मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, उसको घुमा रहे होंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट लग के किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ये रोड है, इस पे एक फोर्स इधर लगा दिया, एक फोर्स नीचे की तरफ लगा दिया, तो ये इस तरीके से घूमेगी। तो ये दोनों फोर्स अगर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक कपल इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे जिससे ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि कपल फोर्स बोले तो समझ जाना कि दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको थोड़ा और बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना कि यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में आर ले रहे हो ना, ये आर वेक्टर, ये क्या है, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां पे पार्टिकल रखा हुआ है और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है आर। कई बार आपको ऐसा भी बोलेगा किसी क्वेश्चन में कि ये कोई पॉइंट है जहां पे पार्टिकल रखा हुआ है, इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताओ कि इस पे
कितना टॉर्क लग रहा है, मतलब पॉइंट ओरिजिन नहीं होगा, कोई दूसरा पॉइंट होगा, तो फिर आर वेक्टर आपको फाइंड करना पड़ेगा उसमें। यहाँ तो क्या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम फाइंड करते हैं, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वो डायरेक्टली अपना आंसर होता है। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर बराबर जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस जिस पॉइंट के अराउंड आपको टॉर्क पूछा जा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। फिर ये लेना पड़ता है अपन को। जैसे आपको ये बोलेगा कि ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर है r1 और ये कोई दूसरा पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में बताओ कि इस फोर्स ने कितना टॉर्क डेवलप किया। मतलब ये पॉइंट है ना ओरिजिन पे नहीं होगा, कहीं और होगा, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा ना r2 वेक्टर, आपको जिस पॉइंट पे पार्टिकल दे रखा है जिसपे फोर्स लग रहा है उसके पोजीशन वेक्टर में से हमेशा उसका पोजीशन वेक्टर माइनस करना होता है जिसके रेस्पेक्ट में आपको टॉर्क कैलकुलेट करवाता है। जैसे पहले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करवा रहा था तो ओरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर है ना वो 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0,0 होते हैं ओरिजिन के, तो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा 0 i के प्लस 0 j के प्लस 0 z के। कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो पोजीशन वेक्टर लिखना आता है ना आपको, जो कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं उनको i कैप j कैप k कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, याद करो बताया था आपको। तो इसका पोजीशन वेक्टर 0 आता है, इसलिए r1 माइनस 0 करोगे तो r1 ही आएगा, तो वही अपना पोजीशन वेक्टर हो जाता है यहाँ पे r। लेकिन कई बार किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछे ना तो ऐसा करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल टॉर्क 0 लग रहा है, जितने भी फोर्सेज वगैरह उसके ऊपर लग रहे हैं उससे जो टॉर्क डेवलप हो रहे हैं वो आपस में कैंसिल हो जाए मान लो, तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जैसे सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0 होना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स 0 है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसी तरीके से रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट टॉर्क 0 होना। टोटल टॉर्क अगर 0 है, टोटल टॉर्क अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे 0 है तो इसको हम क्या बोल देंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक एग्जांपल से समझो इसको। मान लो कि ये 2 पर्सन है और ये किसी झूले के ऊपर इस तरीके से आपने देखा होगा उसके ऊपर बैठे हुए हैं। अब इस पर्सन पे जो वेट फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, है ना, और इसका जो वेट फोर्स होगा वो भी नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। इसका मास मान लो m1 है तो ये m1g नीचे की तरफ लग रहा है। इधर इसका मास मान लो m2 है तो इधर m2 जो नीचे की तरफ लग रहा होगा। फिर ये कोई पॉइंट है जिसके अराउंड ये दोनों फोर्स मिलके क्या करेंगे, कुछ टॉर्क डेवलप करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये जो फोर्स लग रहा है इसकी इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस फोर्स से तो ये वाला जो फोर्स है m1g ये कितना टॉर्क डेवलप करेगा वो आ जाएगा। तो मान लो कि ये जो पर्सन है इसके वेट फोर्स की वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा वो है टो1 और इधर इस वाले पर्सन के वेट फोर्स से जो टॉर्क डेवलप होगा वो है मान लो टो2। अब आप नोटिस करो कि इस पॉइंट के अराउंड ये वाला जो वेट फोर्स है ये इस झूले को कौन सी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये घुमाने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये वाला जो फोर्स है ये इस झूले को नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोनों अपोजिट हो गए ना एक दूसरे के। तो अगर ये दोनों टॉर्क आपस में बराबर हो जाते हैं जो यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, अगर ये दोनों टॉर्क आपस में बराबर हो जाते हैं तो टो1 और टो2 अगर इक्वल होंगे तो ये एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे और नेट टॉर्क क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। फिर ना तो ये पर्सन नीचे जाएगा ना ये पर्सन ऊपर जाएगा, ये स्टेबल कंडीशन में रहेगा सिस्टम, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे एक रोड है मान लो, ठीक है, ये कोई रोड है मान लो, मेटल की रोड है या कोई भी एक सॉलिड रोड है, इसको एक सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है आपने, इस तरीके से ये सपोर्ट है उसके ऊपर रख दिया। अब ये ना तो इधर झुक रही है ना इधर झुक रही है, इसका मतलब क्या है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इधर वाला जो पोर्शन है इसका उसका जो वेट फोर्स नीचे लग रहा होगा और इधर वाले पोर्शन का जो वेट फोर्स नीचे लग रहा होगा, वो दोनों जो टॉर्क डेवलप कर रहे हैं वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो ना तो ये इधर घूम रही है रोड ना इधर घूम रही है, और नेट टॉर्क क्या हो गया इसके ऊपर, 0। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोलेंगे। तो सिंपल सा मतलब क्या है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब इतना ही है कि नेट टॉर्क अगर किसी भी सिस्टम पे 0 है तो उसको बोला जाएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कंडीशन समझ में आई क्या? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको और बेटर तरीके से इसकी एप्लीकेशन समझ में आएगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अगर कोई चीज रोटेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब उस पर नेट टॉर्क क्या है, 0, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसको माना जाएगा।
तो इस पे क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको थोड़ा बेटर समझ होगी कि भी किस तरीके से इनको यूज करना है फॉर्मूलों को। देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए डोर 1.6 मीटर वाइड रिक्वायर्ड से फोर्स ऑफ 1 न्यूटन टू ओपन और क्लोज इट, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट ए पॉइंट 0.4 मीटर डिस्टेंट फ्रॉम द हिंजेस फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर। ये बोल रहा है कि कोई डोर है, मान लो कि किसी डोर की बात कर रहे हैं, ये एक डोर मान लिया हमने, ये इसकी हिंजेज है जिसके अराउंड इसको रोटेट किया जाएगा, मतलब इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट होगा, मतलब डोर खुलेगा या बंद होगा तो इस एक्सिस के अराउंड, ये वाली जो एक्सिस है ना इसके अराउंड ये रोटेट हो रहा होगा। अब ये बोल रहा है कि इसको ओपन या क्लोज करने के लिए हमें 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, पहले ये बताओ कि इसको जो ओपन या क्लोज करने के लिए जो हैंडल लगा होगा वो किधर लगा होगा, मतलब हिंजेस के पास लगा होता है या दूर लगा होता है, एकदम एकदम दूर लगा होता है। उसका रीजन भी हम पता करेंगे कि वो दूर क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, एकदम लास्ट वाले किनारे पे हैंडल लगा होगा, तो यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है पहले केस में 1 न्यूटन, और ये जो विड्थ दे रखी है डोर की ये कितनी है, ये आपको दे रखी है 1.6 मीटर के बराबर। ये बोल रहा है कि इसको ओपन करने के लिए हमें जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो 1 न्यूटन के बराबर है, और इसकी विड्थ आपको दे रखी है 1.6 मीटर। अब ये बोल रहा है कि अगर ये जो हैंडल है, अगर ये मान लो इस इन हिंजेस के पास में लगा होता, मान लो यहाँ पे लगा देते सपोज करो, कितनी दूरी पे, तो ये दूरी होती मान लो 0.4 मीटर के बराबर, और इसको ओपन करना पड़ता है या क्लोज करना पड़ता है, तो अभी हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब फोर्स कहाँ लगाया जा रहा है, 0.4 मीटर डिस्टेंस पे, जो हिंजेज है उससे कितनी दूरी पे फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, तो उसको F2 मान लेता हूं मैं। अब F2 कितना है वो कैलकुलेट करना है। एक चीज बताओ, डोर को अगर ओपन करना है या क्लोज करना है तो जो टॉर्क ये फोर्स डेवलप करेगा वो बराबर ही डेवलप होना चाहिए, तभी हम इसको खोल पाएंगे या बंद कर पाएंगे। तो जितना भी इस डोर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो टॉर्क हमको लगाना पड़ेगा इसको ओपन या क्लोज करने के लिए, अगर पहले 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा था इतने वाइड डोर के लिए, तो अभी जो फोर्स लगाना पड़ेगा, डोर वही है लेकिन इस बार हमने फोर्स की पोजीशन चेंज कर दी है, अब हम हिंजेस के पास ही फोर्स लगा रहे हैं, तो अभी हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स अलग अलग लगाना पड़ेगा लेकिन टॉर्क सेम डेवलप होना चाहिए दोनों कंडीशन में, तभी ये ओपन या क्लोज हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि यहाँ पे टॉर्क जो पहले डेवलप हो रहा था और बाद में जो डेवलप होगा वो बराबर डेवलप करना है, तो सेकंड केस में फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ताकि उतना ही टॉर्क डेवलप हो पाए जितना पहले हो रहा था। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले फोर्स लगाया हमने 1 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है फोर्स की इन हिंजेस से जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, 1.6 मीटर के बराबर है। फिर सेकंड कंडीशन में जो फोर्स है वो आपने F2 लगाया, और कितनी दूरी पे लगाया है, तो इस बार जो हिंजेस से डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.4 मीटर के बराबर है। तो बताओ F2 कितना आएगा, तो अगर 0.4 को इधर डिवाइड करें, है ना, 1.6 को डिवाइड करें 0.4 से, तो ये कितना आएगा, ये आएगा सॉल्व करने पे 4 न्यूटन के बराबर। मतलब अभी जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो आपको 4 न्यूटन के बराबर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये हैंडल अगर ये हिंजेस के पास शिफ्ट कर देते हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगा के इसको खोलना या बंद करना पड़ेगा, तो जोर ज्यादा आएगा हमको। इसलिए हम हमेशा जो हैंडल लगाते हैं वो किधर लगाते हैं, एकदम बाहर वाले सिरे पे लगाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी गेट होता है ना, उसके ऐसे नहीं कि हाँ भाई बीच में लगा दो इसको सुंदर लगेगा, ऐसे थोड़ी करते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, एकदम लास्ट वाले किनारे पे लगाते हैं जहां तक पॉसिबल है, क्योंकि जितना दूर रहेगा ना उतना ही कम फोर्स से हम उतना टॉर्क डेवलप कर पाएंगे जो इसको खोलने के लिए या फिर बंद करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। आया समझ में, क्योंकि आर की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी एफ की वैल्यू उतनी ही कम रखनी पड़ेगी, तो ये इसका रीजन होता है इसके पीछे। ठीक है, तो हैंडल हमेशा एकदम दूर वाले सिरे पे लगाए जाते हैं, हिंजे से जितना दूर पॉसिबल है वहां पे आपको हैंडल लगाना है। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A constant torque of 1000 Newton meter turns a wheel of moment of inertia 2000 kilogram meter square about an axis through its center. Find its angular velocity after 3 सेकेंड। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है 3 सेकेंड बाद में। किसी व्हील की बात कर रहे हैं, मान लो कि ये कोई व्हील है, ये क्या है, मान लो कोई व्हील हो गया, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आपको दे रखा है 2000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बराबर, और इसको घुमाने के लिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड है, जो टॉर्क की वैल्यू हमें चाहिए वो है 1000 न्यूटन मीटर के बराबर। इतना टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये घूमेगा। ठीक है,
मतलब इनिशियली ये रुका हुआ था, फिर इसको घुमाने के लिए इतना टॉर्क जरूरी है। तो ओमेगा 1 कितना हो गया यहाँ पे 0। ओमेगा 2 कितना है ये आपको पूछा जा रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है कितने टाइम बाद में, 3 सेकंड बाद में। तो टी दे रखा है 3 सेकंड। तो इतना डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ पे आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है और टॉर्क दे रखा है। तो आप एंगुलर एक्सेलरेशन पता कर सकते हो कि इसको जब घुमाया जाएगा इतने टॉर्क से, तो इसमें कितना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या रिलेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में? याद करो, बताया था टो इक्वल टू आई एल्फा। तो बताओ एल्फा इक्वल टू क्या आएगा, टो अपॉन आई। टो की वैल्यू कितनी है 1000, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 2000, ये जीरो कैंसिल करोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी 1/2 यानी कि 0.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमको ओमेगा 1 पता है, टी पता है, अल्फा पता है, तो ओमेगा 2 हम इजीली पता कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन लगानी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन लगा दो, ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी लगाओ, सॉल्व करो। ओमेगा 1 0, अल्फा की वैल्यू 0.5 टाइम 3 सेकेंड। आंसर क्या आएगा, यह आएगा 1.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो 1.5 रेडियन पर सेकेंड, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इतनी एंगुलर वेलोसिटी ये व्हील गेन कर लेगा 3 सेकेंड बाद में। आया समझ में, सिंपल है एकदम। ठीक है, याद नहीं ये फॉर्मूला बताया था टो इक्वल टू आई एल्फा, कहाँ से आया ये, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, उससे कंपेयर करके बताया था, ये वही फॉर्मूला है। मास की जगह कौन आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह टॉर्क। ठीक है, वही फॉर्मूले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए मास ऑफ 10 किलोग्राम इज रोटेटिंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड। If this mass is brought to rest in 10 seconds by a brake, then find the torque applied। तो इसको रोकने के लिए कितना टॉर्क हमने अप्लाई किया ये आपको फाइंड करके बताना है। कोई मास की ये बात कर रहा है और मान लो उसको घुमाया जा रहा है, मास कितना है यहाँ पे 10 किलोग्राम है, और उसको कितनी रेडियस के सर्कल पे घुमा रहे हैं 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर आप इसको बोल सकते हो। और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1 बोल देते हैं इसको, ये है 10 रेडियन पर सेकेंड। फिर इसको किसी ब्रेक के थ्रू रोका जा रहा है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। रोका जा रहा है मतलब रुक गया ये, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई। और टाइम कितना लगा इसमें 10 सेकंड का टाइम लग गया इसमें रोकने में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बताओ इस पर कितना टॉर्क लगाया गया होगा। तो अगेन वही फॉर्मूला यूज करना है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, अगर किसी भी पॉइंट मास को आप किसी आर रेडियस के सर्कल पे घुमा रहे हो, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा वो होगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर के बराबर। तो आई की जगह तो हम ये पुट कर देंगे। अब एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ से लाओगे, तो उसके लिए देखो डेटा दे रखा है, ओमेगा 1 इतना है, ओमेगा 2 इतना है और टी इतना है। और एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई टी। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है उसको भी आप रीअरेंज करके लिखोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यही होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है बताओ, पहले एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी 10, बाद में कितनी हो गई 0, तो 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास -1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में क्यों आ रही है वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे इसके ऊपर रिटार्डेशन काम कर रहा है एक तरह से, इसलिए वैल्यू नेगेटिव में आएगी। लेकिन यहाँ पे तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ पे अल्फा का क्या लेना है सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो टो इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, आई की वैल्यू है एम आर स्क्वायर, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एम की वैल्यू है यहाँ पे 10 और आर की वैल्यू कितनी है 0.3 है ना, इसका स्क्वायर कर दो इनटू अल्फा कितना है 1, अल्फा की वैल्यू 1 आई ना, -1 नहीं पुट करनी है 1 ही पुट करनी है। तो आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा 0.09, तो एक जीरो कैंसिल कर 0.9 न्यूटन मीटर अपना आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जो टॉर्क यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है वो है इसको रोकने के लिए 0.9 न्यूटन मीटर के बराबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोमेंट ऑफ द फोर्स F जो कि है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एट 2, 0, -3 अबाउट द पॉइंट 2, -2, -2 इज गिवन बाई। आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको फोर्स दे रखा है। फोर्स की वैल्यू कितनी है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, ये तो आपको फोर्स दे रखा है। और जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, लेकिन इसका पोजीशन वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर होगा 2i कैप प्लस 0j कैप, यानी कि 0 बन जाएगा वो तो, माइनस 3k कैप। तो ये हो गया जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। फिर जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है वो आपको दे रखा है, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -2, -2। तो आपको इसका भी पोजीशन वेक्टर R2 फाइंड करना पड़ेगा। क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर, तो 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनको i कैप, j कैप, k कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है, उससे अपने पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। अब जब हमको टॉर्क कैलकुलेट करना होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं टो इक्वल टू R क्रॉस F। अब इसमें R वेक्टर की आपको जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके आपको कोऑर्डिनेट दे रखे थे, उससे हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया उसका। फिर जिसके अराउंड, जिस पॉइंट के अराउंड हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है उसका भी आपको पोजीशन वेक्टर पता चल गया। तो आपको करना क्या है, R वेक्टर फाइंड करने के लिए जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके पोजीशन वेक्टर में से जिस पॉइंट के अराउंड आपको टॉर्क कैलकुलेट करवा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस करना है, तो ये R वेक्टर आएगा। इससे कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। R1 की वैल्यू है यहाँ पे 2i कैप माइनस 3k कैप, और इसमें से माइनस क्या करना है 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये माइनस करना है। i के वाली टर्म तो कैंसिल, और ये जो माइनस माइनस प्लस होगी ये बचेगा 2j कैप, और ये है माइनस का 3k कैप, और ये माइनस माइनस प्लस होगी ये प्लस का 2k कैप आएगा, तो माइनस का एक k कैप बचेगा यहाँ पे। तो ये आ गया अपने पास में R वेक्टर। अब आपके पास में R वेक्टर आ गया और आपके पास में फोर्स वेक्टर भी है, तो आप इजीली अब टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डिटरमिनेंट मेथड यूज करना है। पहले डिटरमिनेंट बनाओ, कैसे बनाना है, सबसे पहले ऐसे दो बड़ी लाइनें ड्रॉ करेंगे, इधर लिखेंगे i कैप, j कैप, k कैप, और फिर जैसे पहला वेक्टर कौन है यहाँ पे R, तो R के जो R का जो i कैप, j कैप, k कैप का मल्टीपल है वो पहले लिखा जाएगा। जैसे i कैप वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो ये इसकी जगह तो 0 लिखेंगे। j के वाली टर्म है उसका मल्टीपल क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। k कैप का मल्टीपल कितना है -1, तो -1 लिख देंगे। फिर फोर्स के लिए लिखना है इसी तरीके से i कैप, j कैप, k कैप का मल्टीपल, तो ये आएगा 4, 5 और -6। अब इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे i कैप, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे। फिर जो बचा 2, -1, 5 और -6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई करना है -6 से, तो ये -12 आएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो ये माइनस का 5 आएगा, तो इसको माइनस कर दिया जाएगा -12 में से। फिर बीच में माइनस आता है, फिर आएगा j कैप, फिर j कैप वाला जो कॉलम और रो है उसको छोड़ दो, 0, 4, -1 और -6 बचेगा। इसको भी उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। 0 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे 0 बनेगा, माइनस ये आएगा 4 इंटू -1 यानी कि -4, फिर आएगा प्लस k कैप, और उसके बाद में क्या करना है k कैप वाला कॉलम और रो छोड़नी है। 0 को 5 से करना है 0 बनेगा, 4 को 2 से करेंगे 8 बनेगा, तो ये आएगा 0 -8। देख लो क्या आ रहा है आंसर, ये आएगा यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा तो ये आएगा माइनस का 7 i कैप, इधर आएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस, तो ये 4, लेकिन बाहर माइनस है तो -4 j कैप, और इधर से आएगा -8 k कैप। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है। टॉर्क की वैल्यू ये रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, देख के बताओ। ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जो टॉर्क है वो -7 i कैप, -4 j कैप, -8 k कैप के बराबर होगा। कई बार तो पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली गिवन होता है, आर वेक्टर दे रखा होगा तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर फाइंड करना है, लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट दे देगा। तो याद रखना है कि आर वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले तो जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, फिर माइनस करना है उसमें से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसके अराउंड आपको टॉर्क पूछा जा रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए व्हील ऑफ रेडियस 0.4 मीटर कैन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, ए स्ट्रिंग इज wrapped or its rim and a mass of 4 kilogram is hung. An angular acceleration of 8 radian per second square is produced in it due to torque. Then find the moment of inertia of the wheel. जो व्हील है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करके बताना है। देखो क्या क्या दे रखा है, पहले वो नोट कर लेते हैं। व्हील की रेडियस दे रखी है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है रेडियस आपको दे रखी है 0.4 मीटर के बराबर, और इधर 4 किलोग्राम मास लटका रखा है जो कि एक वेट फोर्स डेवलप कर रहा होगा। कितना वेट फोर्स डेवलप करेगा, तो 4 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, यानी कि 40 न्यूटन का वेट फोर्स ये लगा रहा होगा। ठीक है जी। फिर इससे ये जो व्हील है ये घूम रहा है और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा वो आपको दिया हुआ है 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एंगुलर एक्सेलरेशन ये फोर्स डेवलप कर पा रहा है इसके अंदर। ठीक है, और इसके बाद में आपको जो व्हील है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है, तो सीधा सीधा जो फॉर्मूला हमारे दिमाग में आएगा वो आएगा टो इक्वल टू आई अल्फा। लेकिन टॉर्क कहाँ से लेके आएंगे, तो टॉर्क के लिए क्या आपको करना है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है सिस्टम के ऊपर वो देखना है, और जिस एक्सिस के अराउंड ऑब्जेक्ट घूम रहा है उससे उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था, आर क्रॉस एफ। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मतलब जो फोर्स लग रहा है उससे जिस पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो ये है आर के बराबर। फोर्स कितना लग रहा है, 40 न्यूटन के बराबर। तो टॉर्क कितना डेवलप होगा, 40 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.4। इतना टॉर्क यहाँ पे डेवलप होगा, इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछा जा रहा है व्हील का, आई लिख दो। अल्फा कितना दे रखा है 8, तो बताओ आई की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर आएगा 16 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि आ गया 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील। जो व्हील आप यूज कर रहे हो ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। आया समझ में। सिंपली क्या करना है, देखो ये जो फॉर्मूला है ना टो इक्वल टू आई अल्फा, इसमें अल्फा भी दे रखा है हमको, आई पूछा ही है, और टो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली अगर हमें फोर्स पता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस एक्सिस के अराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट होगा उससे उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला याद है ना, टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया है मैंने डायरेक्ट, बोलो आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रोड ए बी ऑफ लेंथ एल एंड मास एम कैन रोटेट अबाउट पॉइंट ए। ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे इसको हिंज किया हुआ है और इस पॉइंट के अराउंड ये रोड रोटेट हो सकती है। ठीक है जी। द रोड इज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, देन फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड। तो इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है कि कितना एंगुलर एक्सेलरेशन इस पे काम कर रहा होगा। देखो यहाँ पे इसको फिक्स किया हुआ है, मतलब हिंज किया हुआ है एक तरह से, और इस पॉइंट के अराउंड ये रोड ऐसे रोटेट हो सकती है। तो जब इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रखा जाएगा और यहाँ से छोड़ा जाएगा तो ये अपने वेट फोर्स की वजह से, जो इसके सेंटर पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, रोड का जो सेंटर होगा वो इस वाले सिरे से L/2 डिस्टेंस पे होगा, तो वहां पे इसका वेट फोर्स लग रहा होगा। और ये जो वेट फोर्स है ये एक टॉर्क डेवलप करेगा जो इस रोड को घुमाएगा। भाई रोड क्यों घूम रही है यहाँ पे इस पॉइंट के अराउंड, क्योंकि इसका जो वेट फोर्स लग रहा होगा वो इसको नीचे ला रहा है ना, वो एक टॉर्क डेवलप कर रहा है। कोई भी चीज घूमती है ना इसका मतलब उस पर टॉर्क लग रहा होगा। तो टॉर्क कितना लग रहा होगा वो आप इजीली पता कर सकते हो। टॉर्क बराबर कितना फोर्स लगा इसके ऊपर mg, और इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे एज्यूम कर लिया जाए तो सेंटर ऑफ मास जहां भी है, जहां पे फोर्स लग रहा है इस रोड के ऊपर, वो जिस पॉइंट के अराउंड ये रोड घूम रही है उससे कितना दूर है, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2। तो mg को यानी कि फोर्स को L/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया, जो यहाँ पे रोड के ऊपर लग रहा होगा, इसके वेट फोर्स की वजह से लग रहा है। ये टॉर्क कितना होगा mg इंटू L/2 लेना है। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो ए पॉइंट से L/2 डिस्टेंस पे है, इसलिए वेट फोर्स को मल्टीप्लाई किया है L/2 से, टॉर्क आ गया अपने पास में। अब अल्फा पूछ रहा है ये इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, तो टो इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा। अगर आई पता कर लिया जाए तो फिर भी अल्फा इजीली बता सकते हैं हम लोग। तो आई कहां से लेके आओगे, अब ये देखो कि ये जो रोड है ये कौन सी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है, तो ये एक एज से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है। ये इसकी एक्सिस है और रोड इधर नीचे आ रही है, मतलब रोड ऐसे घूम रही है ना, तो इस एक्सिस के अराउंड
ये एक एक्सिस होगी जिसके अराउंड ये रोटेट हो रही होगी। और जब भी किसी रोड के एक सिरे से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है ml²/3। ये याद करना है आपको, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई भी रोड हो अगर उसको उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड घुमाते हैं तब तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml²/12। लेकिन उसको अगर उसकी एक एज से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड रोटेट किया जाए, एज से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आई की वैल्यू भी अपने पास आ गई, टॉर्क की वैल्यू भी आ गई, तो अल्फा इजीली बता सकते हैं। अल्फा बराबर होगा τ/I, वैल्यू पुट कर दो। टॉर्क की जगह पुट करना है mgl/2 डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू क्या है ml²/3। ml²/3 m तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, एक l भी कैंसिल होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 g और एक l नीचे बचेगा। ये लो, ये अपना आंसर हो गया 3/2 g/l। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इतना एंगुलर एक्सेलरेशन इस रोड के ऊपर इनिशियली काम कर रहा होगा, इतने एंगुलर एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ आ रही होगी शुरुआत में। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए टॉर्क ऑफ 30 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड ऑन ए 5 किलोग्राम व्हील हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। फाइंड द एंगल कवर्ड बाय द व्हील इन 10 सेकेंड। तो जो व्हील है वो 10 सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा ये आपको बताना है। पहले जो गिवन डेटा है वो लिख देते हैं एक बार। क्या क्या दे रखा है इसने, टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है 30 न्यूटन मीटर का, ठीक है। उसके बाद में इसका मास दे रखा है व्हील का कितना है 5 किलोग्राम के बराबर। और क्या दे रखा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। टाइम जितनी देर के लिए टॉर्क हम अप्लाई कर रहे हैं वो दे रखा है 10 सेकेंड, ठीक है। और एंगल कवर्ड बाय द व्हील इन 10 सेकेंड, ये आपको पूछा जा रहा है कि 10 सेकेंड में ये कितना एंगल कवर करेगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा जा रहा है, कितना एंगल से ये घूम जाएगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा व्हील का, वो आपको पूछा जा रहा है। तो उसके लिए आपको जो इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन है वो यूज करनी है, और उनको यूज करने के लिए आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पहले से पता होना चाहिए, तभी हम उनको यूज कर पाएंगे। तो अल्फा पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमको दे रखा है, यानी कि टॉर्क दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, तो टो इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा। तो उससे अल्फा क्या आएगा, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क का 30, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2, यानी कि आएगा 15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इतना टॉर्क इतना एंगुलर एक्सेलरेशन व्हील के ऊपर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। शुरुआत में ये जो व्हील है ये रेस्ट में था, फिर टॉर्क अप्लाई किया तो ये घूमने लग गया, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0 मानेंगे। अल्फा हमको पता चल ही चुका है, तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन यूज करनी है, जो कि होती है थीटा इक्वल टू ω1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा फाइंड करना है, ω1 0 लेना है, अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी है 15 लेनी है, और टाइम कितना लेना है 10 सेकेंड लेना है। बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो ये आएगा 100, यानी कि 1500/2 यानी कि 750 रेडियन अपना आंसर आ गया। मतलब इतने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ये व्हील घूम जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले अल्फा फाइंड कर लो, उसके बाद में सीधी इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन यूज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रोप इज बाउंड अराउंड ए होलो सिलेंडर ऑफ मास 3 किलोग्राम एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 न्यूटन। ये किसी होलो सिलेंडर की बात कर रहा है। मान लो कि ये कोई होलो सिलेंडर है, इस तरीके से ये होलो सिलेंडर हो गया अपना, ठीक है। और इसके ऊपर एक स्ट्रिंग को वाउंड कर रखा है, लपेट रखा है, फिर इसको घुमाया जा रहा है। ये इसकी एक्सिस है, ये ऐसे एक रस्सी इसके ऊपर लिपटी हुई है, ठीक है। और इसके ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर इसका मास भी दे रखा है, सिलेंडर का मास है 3 किलोग्राम, और इसकी रेडियस भी दे रखी है। रेडियस कितनी है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4 मीटर आप इसको बोल सकते हो। तो मास दे दिया, रेडियस दे दी, तो क्या इस सिलेंडर का, होलो सिलेंडर है, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जा सकता है इसकी खुद की एक्सिस के अराउंड? कर सकते हैं।
हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर के बराबर। अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना, याद रखना ये फॉर्मूला। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं। मास 3 किलोग्राम, रेडियस कितनी है 0.4 मीटर, स्क्वायर कर देंगे इसका, आर स्क्वायर है ना इसलिए, तो ये आएगा 0.12, यानी कि ये आएगा अपना, आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 0.36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आएगा अपने पास में। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास आ चुका है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना करवा रहा है, ये एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा कैलकुलेट करवा रहा है। तो अल्फा बराबर होगा टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, टो इक्वल टू आई अल्फा, उसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है। अब क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, टॉर्क और कैलकुलेट कर लेते हैं। टॉर्क कहां से पता चलेगा, ये देखो ये फोर्स लगाया जा रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी इसकी रेडियस है। तो टॉर्क यहाँ पे किसके बराबर आएगा, आर इंटू एफ के बराबर आएगा। तो टॉर्क भी पता चल गया हमको। अगर कोई भी सिलेंडर है उसके ऊपर एक रस्सी लिपटी हुई और उसको आप खींच रहे हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो सिलेंडर के टेंजेंशियली लगाया जा रहा है, तो उसकी जो रेडियस होगी उतना डिस्टेंस पे वो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा। इसलिए हम टो की वैल्यू आर क्रॉस एफ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो टो की जगह लिखना है आर क्रॉस एफ, आर की वैल्यू है 0.4 मीटर और एफ की वैल्यू है 30 न्यूटन, डिवाइडेड बाई क्या करना है आई, आई की वैल्यू हमने 0.36 ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा। यहाँ पे ये करेक्शन है एक छोटा सा, ये जो वैल्यू आएगी आएगी 0.48 और 0.48 जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर क्या बनेगा, तो आएगा 25 आएगा, 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इतने एंगुलर एक्सेलरेशन से ये व्हील घूम रहा होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a solid cylinder of mass 2 kilogram and radius 4 centimeter is rotating about its axis at the rate of 3 rpm। rpm का मतलब है revolution per minute, ठीक है। the torque required to stop it after 2 pi revolutions is, यानी 2 pi revolution कंप्लीट करने के बाद में जो सिलेंडर है वो रुक जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक टॉर्क आपने अप्लाई किया है। तो ये पूछ रहा है कि कितना टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई किया गया है ताकि ये 2 पाई रेवोल्यूशंस के बाद में रुक जाए। अब क्या क्या डेटा दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं एक बार। इसने बोला कि एक सॉलिड सिलेंडर है, तो मान लो कि एक सिलेंडर यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। सिलेंडर है जिसका मास कितना है 2 किलोग्राम है, सॉलिड सिलेंडर जिसका मास 2 किलोग्राम है और रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, जिसको आप 0.04 मीटर लिख सकते हो, ठीक है। और ये अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है। मान लो कि ये सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं हम, और ये रोटेट हो रहा है अपनी एक्सिस के अराउंड, ये इसकी एक्सिस मान लो, इसके अराउंड इसको रोटेट किया जा रहा है। सॉलिड सिलेंडर है ये, ठीक। अब इसको रोकना है तो टॉर्क अप्लाई किया होगा इसके ऊपर हमने, और कितने चक्कर बाद में ये रुक गया, तो 2 पाई रेवोल्यूशंस बाद में ये रुक गया। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है यहाँ पे 2 पाई, एन मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, 2 पाई रेवोल्यूशंस बाद में ये रुक गया। और पहले किस स्पीड से ये घूम रहा था, तो ये घूम रहा था 3 आरपीएम से। 3 आरपीएम का मतलब क्या है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये आरपीएम में दे रखा है, लेकिन 3 आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज करना है, अगर इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर मिनट कितने चक्कर लगा रहा है वो दिया हुआ है। पर सेकंड कितना लगाएगा तो 60 से डिवाइड करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हमने 60 से इसको डिवाइड किया। तो ये कितना आएगा 1/20 सेकंड इनवर्स के बराबर आएगा। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी तो आपने कैलकुलेट कर ही ली है, यहाँ पे उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी जिससे इसको घुमाया जा रहा था पहले, ओमेगा 1 आ जाएगा। तो ओमेगा 1 मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि आएगी π/10 रेडियन पर सेकंड के बराबर। इतनी बातें समझ में आई क्या। एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। इससे आप ये पता कर सकते हो कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने किया होगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आपको दे रखे हैं कि इतने चक्कर इसने कंप्लीट किए हैं, तो आपको पता है एक चक्कर जब भी ये सिलेंडर घूम रहा होगा तो ये 2 पाई एंगल कवर कर रहा होगा। तो
एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई, तो 2 पाई रेवोल्यूशंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। इधर ऊपर लिख रहा हूं उसको, ये होगा 2 पाई इंटू 2 पाई यानी कि 4 पाई स्क्वायर रेडियन। ये क्या आ गया अपने पास में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। और जब ये रुक जाएगा, इसने बोला कि ये रुक रहा है, तो इसका मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ये भी हमको पता चल गया। अब पूछा है कि कितना टॉर्क हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम यूज करेंगे टो इक्वल टू आई एल्फा। आई मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से लाओगे, तो कौन सा सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है। और सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर कोई भी सॉलिड सिलेंडर अपनी एक्सिस के राउंड रोटेट हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। एल्फा कहां से लाओगे, एल्फा के लिए आपको जो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है वो यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रखा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बता रखी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बता रखी है। तो आप जो एल्फा है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, ओमेगा 2 स्क्वायर, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है वो लगा रहा हूँ, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 एल्फा थीटा। ओमेगा 2 0, ओमेगा 1 कितना है पाई बाई 10, इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 2 एल्फा फाइंड करना है, और थीटा कितना है 4 पाई स्क्वायर। तो दोनों साइड में ये पाई स्क्वायर, यहाँ पे पाई स्क्वायर बनेगा, वो तो हो जाएगा कैंसिल। और एल्फा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो ये पाई स्क्वायर कैंसिल करने के बाद में 2 इंटू 4 यानी 8 बचेगा, 8 अपॉन में चला जाएगा, तो ये आएगा 1 बाई, यहाँ पे 100 आएगा स्क्वायर करने पे, तो 1 बाई 800 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा। लेकिन ये माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्हील घूमते घूमते रुक रहा है, रिटार्डेशन है ना, इसलिए एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में आ रही है। ठीक, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई। बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व ही करना बाकी है। कैलकुलेट कर लो इसको। मास कितना दे रखा है बताओ, मास है 2 किलोग्राम, रेडियस कितनी दे रखी है 0.04 मीटर, स्क्वायर कर दो उसका, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2 आएगा, इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ये वैसे नेगेटिव में है ना, लेकिन आपको इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो कितना होगा 1/800। इसको सॉल्व कर लेंगे, पूरा इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर। ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जो टॉर्क यहाँ पे अप्लाई किया गया है वो 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट वेयर ए मीटर स्केल मस्ट बी सस्पेंडेड in order to maintain rotational equilibrium if 100 gram, 50 gram and 200 gram masses are suspended at the 10 centimeter, 40 centimeter and 80 centimeter mark। ये कुछ मासेज हैं जिनको उस स्केल से लटकाया गया है अलग अलग मार्क के ऊपर। मास ऑफ द मीटर स्केल इज 150 ग्राम। ये बोल रहा है कि एक स्केल है अपने पास, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ये कोई मीटर स्केल है अपने पास में, टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी 100 सेंटीमीटर, ये 0 वाला मार्क है, ये यहाँ पे बीच में एकदम 50 सेंटीमीटर वाला मार्क होगा। अब इसके ऊपर आपने कुछ मासेस लटका रखे हैं। तो पहला जो मास है वो है 100 ग्राम, जिसको 10 सेंटीमीटर पे लटका रखा है। ये पॉइंट है मान लो 10 सेंटीमीटर वाला, यहाँ पे हमने 100 ग्राम मास लटका रखा है। फिर दूसरा जो मास है वो 50 ग्राम है, जिसको हमने 40 सेंटीमीटर पे लटकाया हुआ है। ये 40 सेंटीमीटर वाला मार्क मान लो। यहाँ से हमने कितना लटका दिया 50 ग्राम मास लटका दिया। फिर तीसरा जो मास है वो 200 ग्राम है, जिसको 80 सेंटीमीटर के ऊपर लटकाया हुआ है। ये 80 सेंटीमीटर वाला पॉइंट मान लो, यहाँ पे हमने 200 ग्राम मास लटका दिया। अब ये बोला इसको कहाँ पे, इस स्केल को कहाँ पे बांध के लटकाया जाए ताकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ना तो इधर झुके ना इधर झुके, ये रेस्ट में रहना चाहिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, मतलब ना ऐसे होना चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहना चाहिए। अगर मैं इसको एकदम बीच में से बांध के लटकाऊंगा यहाँ पे, तो इधर देखो 200 ग्राम है, इधर क्या है 150 ग्राम है, तो ये कम है ये ज़्यादा है, तो इधर झुक जाएगा ये नीचे, तो बीच में तो नहीं बांध सकते हम लोग। ठीक है, अच्छा इसका खुद का वेट फोर्स भी है, उसको भी दिखाना चाहिए यहाँ पे 150 ग्राम, जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे यानी इस स्केल के सेंटर ऑफ मास पे यानी 50 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे हमको दिखाना पड़ेगा। कितना है 150 ग्राम।
150 ग्राम किसका मास है यहाँ पे, स्केल का खुद का मास है। तो अगर मैं 50 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे इसको लटकाता हूँ तो चलो ये वाला मास तो उसी पॉइंट पे है, तो ये रिएक्शन फोर्स से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर ज्यादा वेट है इधर कम वेट है तो ये इधर झुक जाएगा। तो 150 ग्राम वाला जो पॉइंट है इसके इधर कहीं पे पॉइंट होना चाहिए कहीं पे। अब एग्जैक्टली वो पता नहीं है कहाँ पे होगा, लेकिन इधर कहीं पे होना चाहिए। तो मान लो कि ये 0 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट है ना, इससे किसी x डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट है जहाँ पे इस स्केल को हम बांध के लटका रहे हैं। ऐसे बांध के लटका दो इससे, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा, फिर ना ऐसे नीचे झुकेगा ना इधर नीचे झुकेगा, ना इधर से नीचे जा रहा है ना इधर से नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। और ये जो डिस्टेंस है ये 0 वाले पॉइंट से हम मेजर कर रहे हैं कि इतना डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा। रेफरेंस पॉइंट हमने इस 0 वाले पॉइंट को मान रखा है कि इससे हम उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। सेंटर वाले पॉइंट से बताओगे तो ये डिस्टेंस बता सकते हो, बाकी 0 वाले पॉइंट से कैलकुलेट करना इजी है, इसलिए इस वाले पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट हमने चूज किया है यहाँ पे। मतलब यहाँ से सारे की सारी डिस्टेंसेस वगैरह देखेंगे इस वाले पॉइंट से। तो इधर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मान लो, अब इधर से हम देख रहे हैं तो पहला मास कितनी दूरी पे लटका हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, दूसरा 40 सेंटीमीटर पे, तीसरा 50 सेंटीमीटर पे इसका खुद का मास रोड का, और फिर अगला 200 ग्राम है वो है 80 सेंटीमीटर पे। साथ में एक टेंशन फोर्स भी यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट होगा, क्योंकि इन सारे मासेस की वजह से ये रस्सी खींचेगी तो इसमें एक टेंशन फोर्स भी आएगा। वो टेंशन फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। टेंशन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ होता है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है अगर ये रोड, तो ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं और नीचे जितने भी फोर्स लग रहे हैं आपस में बैलेंस होने चाहिए। नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं, ये सारे वेट फोर्स लग रहे हैं, ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है टेंशन फोर्स, तो ये टेंशन फोर्स इन सारे वेट फोर्सेस के सम के बराबर होना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो यही बना लो कि टी किसके बराबर होगा, इन सारे मासेस के वेट फोर्स के बराबर। इन सब का टोटल कर लो, 100 प्लस 50 यानी 150, ये 150 ऐड करोगे तो 300 और ये 200 ऐड करोगे तो 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर देते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, इनटू जी भी आएगा, जी मतलब 10 ले लेते हैं। वेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mg, ये तो हमने मास का टोटल किया है इधर सारा, इसको जी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अपने पास में, टेंशन फोर्स निकल के आ जाएगा, ये जो वेट फोर्स के बराबर होगा ये आएगा 5 न्यूटन के बराबर। तो 5 न्यूटन का टेंशन फोर्स यहाँ पे इस रस्सी में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, दूरियां सारी इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बता रखी है। अगर ये रोड ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि इस पे जितने भी टॉर्क लग रहे होंगे सब आपस में कैंसिल होके टोटल टॉर्क 0 आ रहा होगा। भाई सिंपल सी बात है कि इस रोड पे ऊपर की तरफ एक टॉर्क लगेगा टेंशन फोर्स की वजह से, और नीचे की तरफ जो टॉर्क लगेंगे वो इन वेट फोर्सेस की वजह से लगेंगे, और ये अगर आपस में कैंसिल हो गए तो रोड ना तो ऊपर की तरफ घूमेगी ना नीचे की तरफ घूमेगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में स्टेबल रहेगी। तो इससे एक चीज ये समझ में आई ना कि नेट टॉर्क यहाँ पे क्या है 0, और नेट टॉर्क तभी 0 होगा जब टेंशन फोर्स की वजह से जो टॉर्क डेवलप हो रहा होगा इस रोड के अंदर, और ये जितने भी वेट फोर्स है इनकी वजह से जो टॉर्क डेवलप हो रहा होगा वो आपस में बराबर होंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब टेंशन फोर्स की वजह से कितना टॉर्क डेवलप होगा, तो टेंशन फोर्स की वैल्यू हमको पता ही है, टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 न्यूटन, टेंशन फोर्स कितना है 5 न्यूटन के बराबर है, और इस पॉइंट से इस टेंशन फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है x के बराबर है, तो 5 × x लिखेंगे, इक्वल होना चाहिए इन सारे वेट फोर्सेस की वजह से बनने वाले टॉर्क के। अब ये वाला जो पॉइंट है इससे इस 100 ग्राम वेट फोर्स की डिस्टेंस कितनी होगी, ये दूरी बताओ 10 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर लेनी है, वेट फोर्स कितना लेना है, तो 100 ग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज कर लो, mg वाला फॉर्मूला लगेगा वेट फोर्स के लिए, तो m कितना है 100 ग्राम, जिसको आप 100 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके पहले किलोग्राम में चेंज करोगे, फिर g से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया वेट फोर्स। और ये कितनी दूरी पे है, तो ये इस वाले पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूरी पे है, इसको मीटर में चेंज करके पुट करो, ये आएगा 0.1 मीटर, प्लस ये जितने भी वेट फोर्स है ये नीचे की तरफ ही घुमाएंगे इसको, तो ये सारे वेट फोर्स की वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा वो आपस में ऐड होगा। जैसे 50 ग्राम है, इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो आएगा 50, किलोग्राम में चेंज करने के लिए पहले 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, इनटू जी से मल्टीप्लाई करेंगे, जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली लेनी पड़ेगी जो कि होगी 40 सेंटीमीटर, जिसको आप 0.4 मीटर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही फिर ये 150 ग्राम है, इसके लिए लिखो
मास कितना है 150 ग्राम, किलोग्राम में चेंज करो पहले तो, फिर जी से मल्टीप्लाई करके ये आ गया वेट फोर्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो 150 ग्राम 50 सेंटीमीटर दूर है उस वाले पॉइंट से, तो 50 सेंटीमीटर को 0.5 मीटर लिख सकते हो, प्लस फिर ये आ गया 200 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में चेंज करो पहले तो, ये चेंज कर दिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, इंटू जी की वैल्यू 10 ले ली, इंटू क्या आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस वाले पॉइंट से, तो आएगी 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.8 मीटर। अब ये जो इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना है, तो इससे अब अपने पास x की वैल्यू निकल के आएगी कि कितनी दूरी पे हमको ये वाली जो स्ट्रिंग है इसको बांध के इस स्केल को लटकाना चाहिए ताकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आएगा सॉल्व करने पे 0.1, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.2, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.75, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.6, तो ये आएगा 5x इक्वल टू, अब इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा पूरा ऐड करोगे तो 2.65, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 2.65 डिवाइडेड बाई 5। अब ये मीटर में आएगा, अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करके लिखना है क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 265/5 बन जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5 और 3 यानी 53 सेंटीमीटर। पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 53 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर है। कोई भी रेफरेंस पॉइंट आप चूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आप इसी पॉइंट को लो, ये इसलिए लिया है ताकि इससे दूरियां पता करना आसान हो जाए जीरो वाले पॉइंट से, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m and length L is horizontally suspended by 2 cables. Find the tension in the cable A. जो केबल A है उसमें आपको टेंशन कैलकुलेट करके बताना है। एक रोड है उसको ऐसे बांध के 2 थ्रेड से हमने लटका रखा है। जो रोड है उसका मास आपको m दे रखा है, और ये जो दोनों स्ट्रिंग्स है या जो थ्रेड्स है उनको, ये वाला जो सिरा है रोड का उससे एक को तो L/4 डिस्टेंस पे बांध रखा है और दूसरे को एकदम लास्ट सिरे पे बांध रखा है। रोड की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है L के बराबर है। टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पे L। तो ये जो रोड है इसके लिए आपको ये बताना है कि जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगी तो ये जो केबल है पहले वाली केबल, इसमें टेंशन फोर्स TA कितना होगा। जो पहली केबल है उसमें टेंशन मान लो TA, जो सेकंड केबल है उसमें टेंशन मान लो TB। ठीक है, अब यहाँ पे जो रोड है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इसका मतलब इस पे ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स आपस में बराबर होंगे। ऊपर की तरफ 2 फोर्स लग रहे हैं TA और TB, और नीचे की तरफ एक ही फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, वेट फोर्स। जो इसका सेंटर ऑफ मास है वहां पे वेट फोर्स हम एज्यूम कर लेंगे mg, और कितना दूरी पे होगा ये पॉइंट, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ होगा यानी कि L/2 डिस्टेंस पे होगा ये। ठीक है, तो वेट फोर्स लग रहा है यहाँ पे L/2 डिस्टेंस के ऊपर। ऊपर की तरफ लग रहे हैं 2 फोर्स TA और TB, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये वेट फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे यानी कि mg के बराबर होनी चाहिए दोनों। टोटल मिला के TA प्लस TB जितना भी आएगा वो वेट फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तो mg के बराबर होना चाहिए। एक इक्वेशन बन गई ऐसे। ठीक है, एक और इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि ये रोड ना तो ऊपर की तरफ जा रही है ना नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, और अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इस पर टोटल टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कोई भी एक पॉइंट हम चूज कर लेते हैं, उसके अराउंड हम इसका टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, यहां से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के रेफरेंस में, इस पॉइंट के रेफरेंस में आपको देखना है इस रोड पे ऊपर की तरफ 2 फोर्स लग रहे होंगे TA और TB, और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा mg। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो जो टॉर्क डेवलप करेगा इस रोड के अंदर, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं वो जो टॉर्क डेवलप करेंगे वो आपस में बराबर हो जाने चाहिए ताकि आपस में कैंसिल हो जाए और रोड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे। अब ये ऊपर की तरफ लगने वाले जो फोर्स है कितना टॉर्क डेवलप करेंगे पहले वो लिख रहा हूं। जैसे TA टेंशन फोर्स TA की वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा वो बराबर होगा टेंशन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द टेंशन फोर्स फ्रॉम द पॉइंट, इसको पॉइंट P बोल देते हैं। तो ये P पॉइंट है, इससे इस टेंशन फोर्स TA की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है जो कि L/4 के बराबर होगी। ठीक है, फिर ये जो टेंशन फोर्स TB है इसकी वजह से कितना टॉर्क डेवलप होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। ये होगा TB इनटू फोर्स की वैल्यू कितनी है TB, और डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट से इस फोर्स की
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल के बराबर। यहां से इस पॉइंट की दूरी कितनी एल, और फोर्स कितना लग रहा है टीबी, तो टीबी इंटू एल करेंगे तो टॉर्क निकल के आ जाएगा अपने पास। तो ये टोटल टॉर्क आ गया जो ऊपर की तरफ डेवलप हो रहा है, ऊपर की तरफ घुमाएगा मतलब रोड को। और जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है एम जी, इसकी वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा वो इसको कैंसिल कर रहा होगा, यानी इसके बराबर होना चाहिए। तो एम जी की वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा वो कितना होगा एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी लेनी है L/2 लेनी है इधर, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास सेकंड इक्वेशन। हमको पूछा है कि टी ए की वैल्यू कितनी है, तो टी बी वाली जो टर्म है उसको इक्वेशन से हटा दो। कैसे हटाओगे, टी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो एम जी माइनस टी ए। तो ये जो टी बी वाली टर्म है इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ पे, उससे पहले एल को आप हटा सकते हो, यहाँ पे दोनों साइड में है कैंसिल कर दो। इधर आएगा टी ए बाई 4, टी बी की जगह क्या लिखना है यहाँ से एम जी माइनस टी ए लिखना है। ये मैंने किसकी जगह लिखा है, ये इस टी बी की जगह मैंने इसमें पुट किया है। ये क्या आएगा एम जी बाई 2 के बराबर, तो ये आएगा माइनस का 3/4 टी ए, और ये एम जी उधर जाएगा तो ये उधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस का एम जी बाई 2 बनेगा। ये माइनस माइनस दोनों साइड में हटा सकते हो, और यहाँ से सीधा जो टी ए की वैल्यू है वो आ जाएगी कैलकुलेट करने पे एम जी बाई 2 इंटू ये 4 ऊपर चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 4/3। यही अपना आंसर है। जो टेंशन फोर्स होगा केबल ए में वो कितना होगा, तो ये सॉल्व करोगे तो 2/3 mg के बराबर आएगा। ये अपना फाइनल आंसर है। इसका मतलब इतना टेंशन फोर्स इस फर्स्ट केबल में डेवलप हो रहा है, कितना 2/3 mg के बराबर। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ वेट 250 न्यूटन and length 3 meter is subjected to the forces as shown in figure. If the rod is in rotational equilibrium then find the distance d. आपको ये जो डिस्टेंस d है ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है। रोड के ऊपर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 150 न्यूटन, ये इसका वेट फोर्स है 250 न्यूटन और 200 न्यूटन। 3 मीटर लेंथ की रोड है ये, जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये 3 मीटर है, तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो गई 1.5 मीटर के बराबर हो गई। तो आपको हर एक जो फोर्स है उसकी डिस्टेंस पता चल चुकी है। ये रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ये पी पॉइंट मान लो रेफरेंस पॉइंट है, इधर से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अब ये जो रोड है ये अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो आपको ये बताना है कि ये डिस्टेंस डी कितनी होनी चाहिए जहां पे इस थ्रेड से इसको बांध के लटकाया हुआ है, ताकि ये ना तो इधर घूमे ना इधर घूमे। थ्रेड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, क्योंकि जितने भी वेट फोर्स हैं जो रोड को नीचे खींच रहे हैं वो एक टेंशन फोर्स क्रिएट करेंगे। टेंशन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो वेट फोर्स के बराबर होनी चाहिए, ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए, ताकि ये बैलेंस हो जाए, ऐसा भी बोल सकते हो। तो टी किसके बराबर होगा, तो टेंशन फोर्स टी ऊपर लग रहा है और नीचे की तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं वो है 150 न्यूटन प्लस 250 न्यूटन प्लस 200 न्यूटन। टोटल टेंशन कितना आया, तो ये आएगा टोटल मिला के 600 न्यूटन के बराबर। तो ये टेंशन फोर्स की वैल्यू अपने पास आ गई। अगर आप इस पी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान के देख रहे हो तो आपको 4 फोर्स इस रोड के ऊपर लगते हुए दिखाई देंगे। पहला है 150 न्यूटन जो इसी पॉइंट के ऊपर लग रहा है, दूसरा है वेट फोर्स 250 न्यूटन जो 1.5 मीटर डिस्टेंस पे लगेगा, तीसरा है टेंशन फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है डी डिस्टेंस के ऊपर, और लास्ट है 200 न्यूटन जो लगेगा 3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर। और रोड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। इसका मतलब ऊपर जो टेंशन फोर्स टॉर्क डेवलप कर रहा होगा उतना ही टॉर्क ये सारे के सारे वेट फोर्स मिलके नीचे की तरफ भी डेवलप करेंगे, ताकि आपस में कैंसिल हो जाए और नेट टॉर्क क्या आ जाए 0। ठीक है, तो यहाँ पे बस दूसरी इक्वेशन आपको जो बनानी है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बनानी है। ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स की वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा वो कितना होगा, तो टेंशन फोर्स को मल्टीप्लाई करो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, यानी कि डी से मल्टीप्लाई करो, और ऊपर की तरफ जो टॉर्क डेवलप होगा वो बराबर होना चाहिए इन वेट फोर्स के टॉर्क के। तो ये जो जितने भी वेट फोर्स है इनका टॉर्क मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सामने, और उसको मैं इस ये जो टेंशन फोर्स है इसकी वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा उसके बराबर पुट कर रहा हूँ। 150 न्यूटन इसी पॉइंट के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, तो इस पॉइंट से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मानी जाएगी 0, क्योंकि इसी पॉइंट पे आ गया नहीं 150 न्यूटन। तो हम लिखेंगे 150 इंटू 0 प्लस ये जो 250 न्यूटन फोर्स है ये कितना दूर है इस पी पॉइंट से, ये 1.5 मीटर डिस्टेंस पे है, तो 250 इंटू 1.5 करना है।
फिर तीसरा जो फोर्स है वो है 200 न्यूटन, जो इस पॉइंट से कितना दूर है, 3 मीटर डिस्टेंस पे है, तो हमको लिखना पड़ेगा 200 इंटू 3। आया समझ में? जो फोर्स है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया है सिर्फ मैंने। यह आएगा टेंशन फोर्स 600 न्यूटन इंटू डी, ये कितना आएगा 0, ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 375 आएगा, ये आएगा अपने पास 600, टोटल कितना आया, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 975 और डी की वैल्यू आएगी 975 डिवाइडेड बाई 600। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.625 मीटर। ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में?